जादू 90 का जादू क्या होगा, अगर हम 90 जोड़ते हैं आर्टिकल में तो क्या हो जाएगा, हमें एक अलग आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे अगर बात करें आर्टिकल 112 की, अगर इसमें ये है संघीय बजट के बारे में, अगर इसमें 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 202, और ये है राज्य बजट के बारे में। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल 123 की, ये बताया गया कि राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में, अगर इसमें 90 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 213, ये बताया गया है राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में। ऐसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 124 बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में, अगर इसमें 90 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 200। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज, और आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, जिसमें होगा आपका कंप्लीट रिवीजन, और सारे आर्टिकल्स हम आपको मैथ की ट्रिक के साथ याद कराएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं, कुल कितने पार्ट में बांटा गया हमारे संविधान को। तो बांटा गया 25 पार्ट में। कितने पार्ट में? 25 पार्ट में बांटा गया है। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, शेड्यूल टोटल कितनी है, वो है 12। 25 पार्टों में विभाजित किया गया है, और शेड्यूल की बात करें तो वो है 12। चलिए हम देख लेते हैं पहले अपने आर्टिकल को, फर्स्ट आर्टिकल को। जैसे हमारा फर्स्ट आर्टिकल होने वाला है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसमें होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में हम देखते हैं कि भारत अर्थात राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया शैल बी द स्टेट ऑफ यूनियन। ये है फर्स्ट आर्टिकल में कि भारत जो है अर्थात भारत जो है कई राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, एक यूनियन होगा। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। अगर किसी स्टेट को, नए स्टेट को भारत में शामिल किया जाता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। जैसे सिक्किम को बाद में, आज़ादी के बाद में कहाँ जोड़ा गया, भारत में जोड़ा गया था आर्टिकल 2 के तहत। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 है राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन या नाम या सीमा का क्षेत्र में परिवर्तन। अगर किसी स्टेट के उसके बॉर्डर में या उसका नाम में परिवर्तन किया जाता है, अगर मान लीजिए ये राज्य है, इसको काट के 2 पीस बना दिया गया, जैसे बिहार झारखंड से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आएंगे? ये आएंगे आर्टिकल 3 के अंदर। किसी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, उसका बॉर्डर बदला जा सकता है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको याद हो जाएगा, आर्टिकल 1, 2, 3 हो गया होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा होने वाला है 5 से लेकर 11। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको मैंने कवर किया है। आर्टिकल होने वाले 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता से संबंधित है। क्या है? नागरिकता से। जैसे आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता या जन्म से हो या अधिवास से हो, या इसी देश में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको अपनी आप नागरिकता इस देश की मिल जाती है। आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से आए थे उसका एक डेट फिक्स किया गया था, उस डेट के अगर पहले जो लोग भारत में आ गए थे उसको अपने आप नागरिकता दी गई थी। नहीं तो नागरिकता के बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। आर्टिकल 9 में क्या है, 9 में है स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है, यूएसए की तरह। जैसे यूएसए की अगर बात करें, यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, उसमें सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता नहीं है। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता है। तो अगर एक देश की नागरिकता अगर आप दूसरे देश से ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में है संसद को नागरिकता कानून को विनियमित करने की पूर्ण शक्ति है। तो जितने भी नागरिकता से रिलेटेड राइट्स है वो कौन बनाएगा, वो बनाने का अधिकार संसद के पास है। जैसे CAA, इस जो नागरिकता अधिनियम को कौन बनाया था, पार्लियामेंट बनाया था, ये कोर्ट के पास इसका अधिकार नहीं है। चलते हैं देखते हैं इसके अलग फैक्ट। जैसे ये जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, ये किस देश से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था क्या, सिंगल सिटीजनशिप। और ये SSC के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल हमारा होने वाला है 14 से लेकर 18 तक, जो कि है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है भेदभाव, धर्म जाति या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है अवसर की समता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे।
आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में है अस्पृहता, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए अगर इक्वलिटी का ई लेते हैं, उसके बाद भेदभाव का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, इसका ई, इसका डी लेते हैं, उसके बाद अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर इसका ओ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब ओ, उसके बाद अनटचेबिलिटी में से यू लेते हैं, उसके बाद उपाधियों, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यहाँ से अगर हम टी लेते हैं टाइटल से, तो ये वर्ड हमारा क्या बन जाता है? ई डी ओ यू टी, यानी ई डॉट। क्या बन जाता है? ई डॉट बन जाता है। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक याद करना हो तो करेंगे याद क्या? ई डॉट। ई का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ई का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। डी का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन। ओ का मतलब क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी। और यू का मतलब क्या होगा? अनटचेबिलिटी। और टी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्ल्यूशन ऑफ टाइटल्स। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो होने वाला है 19। कितना होने वाला है? 19। इसमें 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दी गई है। कितने? 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दी गई है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे 19 के ए, ये 19 आर्टिकल है लेकिन इसी का कितना? 6 पार्ट होने वाला है। तो 19 का ए में क्या देखते हैं? 19 के क्लॉज के 1 के सब क्लॉज ए में स्पीच की स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के बी में क्या है? असेंबल, यानी शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार हुए एकत्र होने की जो है स्वतंत्रता है। 19 के सी में क्या है? 19 के सी में एसोसिएट होने की स्वतंत्रता, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी अपना संघ बना सकते हैं, एसोसिएट होके अपना ग्रुप बना सकते हैं। 19 का डी क्या है? 19 का डी है मूव, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, उसके लिए कोई आपको सिटीजनशिप या कोई अलग टैक्स इस प्रकार का कुछ नहीं देना पड़ता है। आर्टिकल 19 का ई क्या है? 19 का ई है रिसाइड, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी रेसिडेंट बन सकते हैं भारत के किसी भी स्टेट में। 19 का जी क्या है? 19 का जी है प्रोफेशन, आप भारत में कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं अपनी मर्जी से, सिर्फ इलीगल वाले को छोड़ के। इलीगल वाले को छोड़ के आप कोई भी व्यापार अपनी मन से कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रख सकते हैं, इसका अगर फर्स्ट हम लेटर लेते हैं, जैसे स्पीच का फर्स्ट लेटर एस, फिर असेंबल का ए, एसोसिएट का ए, मूव का एम, रेसिडेंट का लेते हैं आर, प्रोफेशन का लेते हैं पी, तो इससे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा सैम आर पी। क्या बन जाएगा? साम आरपी बन जाएगा। तो एस से याद रखेंगे स्पीच, ए से याद रखेंगे असेंबल, ए से याद रखेंगे फिर एसोसिएट, एम से याद रखेंगे मूव, आर से याद रखेंगे रेसिडेंट, और पी से क्या याद रखेंगे? पी से याद रखेंगे प्रोफेशन। अब बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ए में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्पीच की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को कहीं संविधान में बताया नहीं गया है, लेकिन इसको कंसीडर किस में करते हैं? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 ए में हम इसको कंसीडर करते हैं, और ये एसएससी में कई बार पूछा गया। चलते अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा होने वाला आर्टिकल 20 और 21, 20 और 22। ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अगर आर्टिकल 20 का बात करें तो 20 में है दोष सिद्ध की संरक्षण। एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं हो सकती, यानी अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 और 21 ए में क्या है? आर्टिकल 21 की बात करें तो वह जीवन और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 21 ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराएगी कौन? गवर्नमेंट। और ये जोड़ा कब गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या? कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिलाने का काम जो होगा वो किसका? गवर्नमेंट का होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है, डीएम के सामने पेश करना पड़ता है। इसमें आने और जाने का रास्ता, इसके जो रास्ते में ट्रैवलिंग होती है, आने जाने में जो समय लगता है उसको क्या कर दिया था? माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे से ज़्यादा इस व्यक्ति को, अपराधी को नहीं रखा जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल हमारा होने वाला 23 से 28। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की। 23 में है मानव तस्करी, बेगार और बलात्श्रम पर रोक। मानव की तस्करी नहीं की जा सकती, यानी मानव को बेचा नहीं जा सकता, या बलात्श्रम, किसी को फोर्स लेबर नहीं बनाया सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। ये किस में है? आर्टिकल 23 में मेंशन है। आर्टिकल 24 में क्या है? 24 में कारखानों या खानों इत्यादि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री में उसको काम पे नहीं रख सकते। अगर ऐसा करते तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है। 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे 25 में अगर बात करें 25 में, तो अंतःकरण की धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 के अंदर बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 27 में क्या है? आर्टिकल 27 में बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। अगर किसी धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं, अगर उसमें पैसा लग रहा है, तो उसका जो टैक्स है गवर्नमेंट नहीं लेगी, उसके लिए आपको छूट दिया जाएगा। ये भी मेंशन है किसमें? आर्टिकल 27 में। किसमें? आर्टिकल 27 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो होने वाला है 32। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि इसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन है। इसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन है। यह नागरिक को रीट जारी करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? ये जो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और जो हमारा हाई कोर्ट जारी करता है ये किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। तो ये आप डिफरेंशिएशन दोनों में याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत रीट 32 से कौन रीट जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 से रीट कौन जारी करेगा? ये करेगा हाई कोर्ट। ये रीट 5 प्रकार की होती है। जैसे पहला रीट होता है बंदी प्रतिरक्षण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है निषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण, और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला हमारा होने वाला है पार्ट 3, जिसको कहते हैं DPSP। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, कहाँ? 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल मेंशन है। किसमें? DPSP में। देखते हैं इसको। हमारा पहला जो आर्टिकल होने वाला है 39। इसमें ए में क्या बताया है कि सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। सभी को समान न्याय मिलेगा और मुफ्त में कानून की सहायता मिलेगा। आर्टिकल 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया 40 में। 44 में क्या बताया गया है? सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बताया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। आर्टिकल 48 के ए में क्या बताया गया है? पर्यावरण, वन और वन्यजीव की संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल 39 के ए में लगा हुआ है ए। क्या लगा हुआ है? ए। तो ए से याद रख सकते हैं एड, यानी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, एड प्रोवाइड करना। एड का मतलब होता है फर्स्ट एड। का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड देते हैं, मतलब तत्काल के लिए उसको कुछ पट्टी वट्टी वगैरह लगा देना को कहते हैं एड। तो ए से याद रखिएगा एड, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। अब बात करें 40 का इकाई जो अंक है, यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब 0 क्या होता है? गोल गोल होता है। और पंचायत में भी जाते तो क्या करते हैं? गोल गोल घुमाता है, यानी गोल पंचायत चौपाल जैसा दिखता है। आर्टिकल 44 को कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल अगर 44 की बात करें तो इसमें देखेंगे आप डबल 4 है। डबल 4 क्या है? समान है। 4 और 4 दोनों क्या है? समान है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरी तरह से समान है। तो इसी का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 ए में क्या है? इसमें है पर्यावरण, वन और वन्यजीव के संरक्षण। तो 48 के ए में यहाँ पे लगा हुआ है ए। ए से क्या याद रख सकते हैं? ए से याद रख सकते हैं एयर एंड एनिमल्स, यानी हवा और वन्यजीव की सुरक्षा। वो है आर्टिकल 48 ए में।
अब बात करते हैं आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 जो है यह है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो 50 को ऐसे याद रख सकते हैं 50-50। 50-50 का मतलब होता है आधा आधा बंटवारा करना, तुम्हारा आधा मेरा आधा, तो मतलब आधा आधा करना, बंटवारा कर लेना। तो आर्टिकल 50 में हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा करना, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना। अब आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में जो है शगुन का 51, आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो 51 से याद रख सकते हैं शगुन का 51। शगुन का 51 रुपया दिए ताकि शांति बनी रहे, विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। ऐसे आपको याद हो गया होगा 39A 40 44 48A 50 51। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा होने वाला 51 का ए, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य, जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं हमारे संविधान में? टोटल कितने हैं? टोटल है 11। कितने हैं? टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इतिहास और सिफारिशें के बारे में देख लेते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले से शामिल नहीं था। जब स्वर्ण सिंह समिति ने इस पे सिफारिश किया तब इसको जोड़ा गया। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब बात करें इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें पहले शुरुआत में कितने थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। और ये किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अब बात करें 11वां, टोटल अभी कितना है? 11 है। पहले 10 था, अभी प्लस में 1 हुआ। इस एक को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को शिक्षा दिलाए। ये जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत में, जो हमारे संविधान में है, किस देश से लिया गया है, किस देश से अडॉप्ट किया है? तो वो किया है यूएसएसआर से। कहाँ से किया है? यूएसएसआर से। किसको अडॉप्ट किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला हम देखते हैं पार्ट 4, जिसमें है संघ कार्यपालिका और राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं। जैसे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय 11 का अंतर। अब यहाँ से होने वाला है जादू। क्या होने वाला है? मैजिक होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे देखते हैं 11 का अंतर बात किया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63, और 63 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। यानी 52 में प्लस 11 ऐड करेंगे तो 63, 63, और इसमें 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 74। अब देखते हैं क्या इसमें। जैसे आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसी 52 में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है हमारा? 63। तो आर्टिकल 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, मैजिक देख रहे हैं आप। 52 में क्या है? 52 में बताया कि राष्ट्रपति होगा। अगर 52 आर्टिकल में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63, और 63 में क्या बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अब इसी 63 में अगर 11 और जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? बन जाएगा 74, 74। क्या बन जाएगा? 74। तो 74 में बताया गया है कि भारत को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा, जो होगा पीएम के साथ। क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें पीएम भी होगा। क्या होगा? पीएम। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि 11 के अंतर पे ये हो गया राष्ट्रपति, ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये पीएम और इसका पूरा मंत्री परिषद। यहाँ से आप देख सकते हैं 52 का राष्ट्रपति हो गया, 63 में हो गया उपराष्ट्रपति पद, 74 में हो गया मंत्री परिषद, जिसमें पीएम भी आते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल हम देखते हैं 52 से लेकर 61 तक। क्या देखते हैं? 52 से लेकर 61 तक। जैसे आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, उसका टेन्योर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। आर्टिकल 58 में क्या है? 58 में है निर्वाचित होने के लिए योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन है उनका। आर्टिकल 60 में क्या है? 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में क्या है? 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 72 और 73, राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है?
क्षमादान की शक्ति। क्या है? क्षमादान की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो किसी को क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा देने की या उसको जो दिया गया है दंड या उसको कम करने की या टालने की जो है पूरी शक्ति है, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल है और कोर्ट मार्शल भी शामिल है। कोर्ट मार्शल कब किया जाता है? ये किया जाता है डिफेंस में। अब कैसे रख सकते हैं? याद इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे ये है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या है? 7(2). क्या है? 7(2). इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 7(2). 7(2). 7(2) को क्या बोल सकते हैं? 7(2). 7(2). 7(2). और 7(2) कब? जब आपको क्षमा मांगनी हो। आपने कोई गलती कर ली है, आपको कोई पकड़ लिया है, तो आप लोगों से क्या बोलेंगे कि मेरा साथ दो, साथ दो, और आप क्या करेंगे? अपने गलती को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में क्षमादान करने की शक्ति है। और इसको याद कैसे रखेंगे? साथ दो। और साथ कब? जब आपने कोई गलत किया है, आपको पकड़ लिया है, तो आपको अब माफी मांगने के लिए किसी का साथ चाहिए। आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति तत्काल जो है कानून बना सकता है। किसके जरिए? अध्यादेश के जरिए। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है, अगर संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो तो आर्टिकल बोलेगा 1 2 3 और लग कर देगा और सीधे बोल देगा कि बन गया कानून। अपने मन से क्या बनाएगा? वो कानून बना सकते हैं। लेकिन इस कानून की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक ही होती है। कितने महीने तक? मैक्सिमम 6 मंथ तक ही होती है। लेकिन ये कानून बिल्कुल उसी प्रकार काम करेंगे जिस प्रकार जो है पार्लियामेंट में कानून बनते हैं और वो लागू होते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? 1 2 3 और अध्यादेश जारी कर देगा अगर कोई सदन सत्र में ना हो तो, और अपना एक नियम कानून बना लेगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला देखते हैं हम। ये आर्टिकल हमारा अगला हम देखते हैं +89 का जादू और +90 का जादू। +89 करने से क्या होता है और +90 करने से क्या होता है? ये होता है मैथ का जादू। क्या होने वाला है? मैथ मैजिक। चलिए देखते हैं। जैसे देखते हैं +89 जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का क्षमादान। 7(2) राष्ट्रपति का क्षमादान। इसी आर्टिकल में, एक मिनट दूसरे कलर का पेन में देख लेता हूं। अगर इसी आर्टिकल में 72 में +89 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? +89 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 161। तो 72 में क्या था? राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, और 161 में हो जाएगा राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति। ऐसे ही अगर आर्टिकल 76 को देखें तो इसमें महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, इसका बात किया गया है। ये होते हैं केंद्र में लेवल पे होते हैं। अगर इसी में +89 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आर्टिकल 165। इसमें बताया गया है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल किसमें? 76 में। और इसमें +89 करते तो ये बन जाएगा 165। इसमें बताया गया है एडवोकेट जनरल के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे। जैसे देखते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 79 के बारे में। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। अगर इसी में 89 जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा? आर्टिकल 168। इसमें है राज्य विधानमंडल का गठन। किसका गठन है? राज्य विधानमंडल का गठन है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम केंद्र वाले, सेंट्रल वाले जो चीजें हैं उसमें अगर +89 ऐड कर रहे हैं तो स्टेट वाला अपने आप निकल के आ जा रहा है। अब बात करते हैं ये वाला लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है हमारा? लास्ट वाला है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अगर इसमें 89 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 199। इसमें है राज्य विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। और आर्टिकल 199 में क्या है? राज्य धन विधेयक की परिभाषा। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे बात करेंगे यहाँ, देखिए आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। 89 जोड़ेंगे 161 होगा, इसमें हो जाएगा राज्यपाल का क्षमादान। आर्टिकल 76 में क्या है? महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसमें 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एडवोकेट जनरल 165।
आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन। इसमें अगर 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 168, ये हो जाएगा राज्य विधानमंडल का गठन। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। इसमें 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य धन विधेयक की परिभाषा, जो कि आर्टिकल 199 है। चलते हैं अब देखते हैं अलग जादू। अब देखते हैं 90 का जादू। जैसे अगर बात करें आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 क्या है, संघीय बजट के बारे में बताया गया। लेकिन अगर इसी में हम 90 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्टिकल 202। इसमें बताया गया राज्य बजट के बारे में। किसके बारे में, राज्य बजट के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला जैसे है आर्टिकल 123, ये है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश, अगर इसमें हम 90 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, आर्टिकल 213। और आर्टिकल 213 में क्या बताया गया है, राज्यपाल का अध्यादेश। किसका अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का भी अध्यादेश राष्ट्रपति के तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होता है, वो होता है जो है डेथ। किसी को अगर सजा हुई है, फांसी की, मृत्युदंड हुआ है, तो उसको राज्यपाल नहीं टाल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति टाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला। अगला देखते हैं हम लोग, एक मिनट। जैसे यहाँ देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, और इसी में अगर 90 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 214। इसमें हाई कोर्ट का गठन। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें हम यहाँ आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 112 में संघीय बजट। इसमें अगर 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 202, ये है राज्य बजट। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसमें अगर 90 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। अगर इसमें 90 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले ट्रिक पे। अगला हम देखते हैं प्रमुख संवैधानिक निकाय और आपातकालीन प्रावधान। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे आर्टिकल 76 की बात करें तो इसमें क्या है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया। किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और ये संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। वोटिंग जो राइट इसके पास नहीं होता है। किसके पास, अटॉर्नी जनरल के पास। अब देखते हैं आर्टिकल 148। इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो होता है ये सार्वजनिक धन का रक्षक होता है और भारत सरकार और राज्य के सभी वित्तीय व्यय और प्राप्तियों को ऑडिट करता है। इसका काम क्या है, ऑडिट करना है। अब इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगर 6 साल इसका कार्यकाल होता है, अगर 6 साल से पहले भी इसकी आयु अगर 65 क्रॉस कर गई, 65 से अगर ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, इनको रिजाइन देना पड़ेगा, इनको पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 280 को। आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग के बारे में। फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है और ये केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करता है। जैसे रेलवे का हो गया, तो रेलवे में क्या करती है, केंद्र सरकार अलग अलग स्टेटों में उसका टैक्स बांट के देती है। तो ये सारा काम किसका होता है, वित्त आयोग का होता है, फाइनेंस कमीशन का, जो कि किस में है, आर्टिकल 280 में। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अगला हम देखने वाले हैं आर्टिकल 338। 338 क्या है, यह है आयोग का गठन। किसका है, आयोग का गठन। इसमें है +4 का जादू, सॉरी +4 का जादू नहीं है इसमें, इसमें सिंपल जादू है 338। 338 ये किसके बारे में है, ये है एससी के जाति के बारे में है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया। 338 में क्या जोड़ा गया था, 338 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एससी जो है शेड्यूल कास्ट, इसकी आयोग को स्थापित किया गया था। अब अगर इसी में 338 में ए अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा एसटी आयोग का गठन किया गया था। इसी 338 में अगर हम बी जोड़ दें तो ये हो जाएगा ओबीसी के बारे में हो जाता है। ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ था, बीसी जिसे कहते हैं बैकवर्ड क्लास, इसका हुआ था 338 के बी में हुआ है आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जिसे कहते हैं एनसीबीसी, बैकवर्ड क्लास। क्या कहते हैं बीसी को, बैकवर्ड क्लास। इसको जो है 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, कब, 2018 के द्वारा इसको जोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको 102 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा 2018 में जोड़ा गया। कौन, बैकवर्ड क्लास को जोड़ा गया। चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अगला हमारा होने वाला है आपातकाल। इसमें देखेंगे हम +4 का नियम।
क्या देखेंगे, +4 का नियम। अगर बात करें आपातकाल की, तो 3 प्रकार की आपातकाल होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है फाइनेंशियल आपातकाल। लेकिन ये जो फाइनेंशियल आपातकाल है, अभी एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रावधान जो है आर्टिकल में मेंशन किया गया है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है एक बार भी भारत में। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, आर्टिकल 352 ये बताता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, ये कब लगता है, जब कोई देश, बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, तो राष्ट्रपति चाहे तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसी आर्टिकल में अगर हम +4 कर दें, क्या कर दें, +4 कर दें, 352 में अगर ऐड करें 304, तो कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मान लो किसी जो है स्टेट का मुख्यमंत्री अचानक से रिजाइन दे दे, यहाँ किसी कारणवश मुख्यमंत्री हो ही ना, तो राष्ट्रपति उसका शासन अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये किसमें है, आर्टिकल 356 में बताया गया है। अब इसी में 356 में अगर 4 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 360। क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और आर्टिकल 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल, अगर देश की स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो इसे आर्टिकल 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करके देश में लागू हो सकता है। लेकिन ये अभी तक एक बार भी लगा नहीं है भारत में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 352 में 4 जोड़ेंगे 356, 356 में 4 जोड़ेंगे 360, तो 352 हो गया क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन और 360 हो गया वित्तीय आपातकाल। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला हम देखते हैं 368 और 395, जो कि संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया और अंतिम अनुच्छेद। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 368 की बात करें, तो संविधान संशोधन की शक्ति देता है कौन, 368। संसद को संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमारे संविधान में तो संशोधन होती है, संशोधन करने की प्रक्रिया, ये किस देश से लिया गया है, तो क्या टिक मारेंगे, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अब देख लेते हैं आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 क्या है, यह निरसन, जिसको कहते हैं रेपेल्स, यह संविधान का अंतिम मूल अनुच्छेद है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है, जिससे भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बन जाता है। किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 395 के तहत। चलिए अब देखते हैं अगला। अगर वीडियो हमारा यहीं तक था, सारे मेन आर्टिकल हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार के ट्रिक पाने के लिए। अब हम करने वाले हैं, अब पीछे आप अब जाके देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट जो पॉलिटी का है टॉप 100 क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, उसके टॉप 100 क्वेश्चन हमने करवाया है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए।